बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम 8वीं जमात में तारीख का मुताला करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। सबक का नाम है यूरोप और भारत। हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की पूरी कोशिश की है, मगर ये ज़रूरी है कि ये अमल एक तरफा ना हो। इसलिए आप भी मौजू के मुताबिक अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और पेशकश से मुतालिक अपने ख़यालात हमें ज़रूर बताएं और इसके लिए आप हमें इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। आगे बढ़ने और कुछ नया जानने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं तारीख किसे कहते हैं। पंजुम जमात में हम पढ़ चुके हैं। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने की साइंस को तारीख कहते हैं। तो तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख़याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। सबूतों को अच्छी तरह जांचा परखा जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। तो माजी के वाक़यात को सिलसिलेवार तरतीब से तहरीर करना तारीख है। मगर ये सारे वाक़यात अच्छी तरह हम समझ सकें, इसलिए मौरख़ीन ने तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। तारीख के ये अदवार अहद क़दीम, अहद वुस्ता और अहद जदीद हैं। हमने 6ठी और 7वीं जमात में बितरतीब अहद क़दीम और अहद वुस्ता के भारत की तारीख का मुताला किया है और इस साल हम यानी 8वीं जमात में जदीद दौर के भारत की तारीख का मुताला करेंगे और इस साल हम यानी 8वीं जमात में जदीद दौर के भारत की तारीख का मुताला करेंगे। एक बात आपको याद दिला दें कि हर मुल्क की तारीख में अहद वुस्ता का ज़माना जुदा जुदा है। भारत के अहद वुस्ता की इब्तिदा 9वीं सदी में हुई और 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में ये अहद ख़त्म हुआ। यूरोप के अहद वुस्ता का ज़माना 5वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ है। इस साबिक़ा मालूमात की रोशनी में आइए शुरू करते हैं आज का सबक यूरोप और भारत। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। निशातुस्सानिया का दौर,
مذہبی اصلاح کی تحریک، جغرافیائی دریافتیں، یورپ میں فکری انقلاب، سیاسی شعبے میں انقلاب، صنعتی انقلاب، اس کے ساتھ ہی سرمایہ داری، نوآبادیات اور سامراجیت۔ آج ہم نشاط الثانیہ کا دور اور مذہبی اصلاح کی تحریک کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ نشاط الثانیہ کے دور کو سمجھنے سے پہلے ایک ضروری بات، اکثر طلباء ملک اور بر اعظم میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو جلد بازی میں یورپ کو ہی ایک ملک سمجھتے ہیں۔ تو یورپ کیا ہے؟ یورپ ایک بر اعظم ہے۔ بر اعظموں کے ناموں سے تو آپ واقف ہیں۔ ایک بار ان ناموں کو دہراتے ہیں۔ بر اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا، یہ ہیں بر اعظم۔ تو یورپ ایک بر اعظم ہے اور ہمارا ملک بھارت بر اعظم ایشیا میں ہے۔ تو بھارت ایک ملک ہے بر اعظم ایشیا میں اور یورپ ایک بر اعظم ہے۔ تو یہ ہے بر اعظم ایشیا اور بر اعظم ایشیا میں ہمارا ملک بھارت۔ کئی اور ممالک بھی بر اعظم ایشیا میں ہیں، کچھ کے نام تو آپ بھی جانتے ہیں۔ پرچم سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ کون سے ممالک ہیں؟ ملیشیا، پاکستان، کویت، چین، بھارت اور ان کے علاوہ کئی اور ممالک بر اعظم ایشیا میں ہیں۔ اسی طرح بر اعظم یورپ میں بھی کئی ممالک ہیں۔ کئی یورپین کنٹریز کے ناموں سے تو آپ بھی واقف ہیں، ترکی، انگلستان، جرمنی، فرانس، فن لینڈ، اٹلی، اسپین، سوئٹزرلینڈ اور بھی کئی ممالک۔ تو کیا آپ جانتے ہیں یورپ میں کل کتنے ممالک ہیں اور کون کون سے؟ یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہے کہ یورپ میں کل کتنے ممالک ہیں اور کون کون سے۔ یہ آپ کے لیے عملی کام ہے، آپ معلوم کیجئے اور فہرست بنا لیجئے۔ تو آپ اس طرح الفابیٹیکل آرڈر میں یورپی ممالک کے ناموں کی فہرست تیار کیجئے اور ہمیں ای میل کیجئے۔ دیکھتے ہیں کس اسکول سے ہمیں پہلے جواب ملتا ہے۔ یورپی ممالک ہی کی طرح آپ بر اعظم ایشیا کے ممالک کی بھی فہرست تیار کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اب تو امید ہے اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے ملک اور بر اعظم میں۔ ہم بات کر رہے ہیں یورپ اور بھارت کی۔ نقشے میں آپ نے دیکھا کہ بھارت اور یورپ دونوں کافی فاصلے پر واقع ہیں۔ بھارت اور یورپ کے درمیان فاصلہ تقریباً
6590 किलोमीटर है। और हम अगर भारत से यूरोप जाना चाहें हवाई जहाज से तो हमारा ये सफर तकरीबन 8 घंटे 53 मिनट का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने फासले पर होने के बावजूद यूरोप में वक़्फ़ पज़ीर तब्दीलियों के असरात भारत पर हुए। दरअसल 17वीं सदी में कई यूरोपियन कौमें भारत आईं। इनमें डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ताजिर शामिल थे। लिहाजा मगरिबी दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों से भारत का मुतासिर होना फितरी अमल था। जदीद दौर में यूरोप में होने वाली तब्दीलियों के असरात भारत पर मुरतब हो रहे थे। इस वजह से जदीद भारत की तारीख के अहद का मुताला करते वक्त उस वक्त के यूरोप में वक़्फ़ पज़ीर वाक़यात का मुताला करना ज़रूरी मालूम होता है। यूरोप के इन वाक़यात में बहुत अहम है निशातुस्सानिया का दौर। आइए समझने की कोशिश करते हैं निशातुस्सानिया का दौर। यूरोप की तारीख में अहद वुस्ता के आखिरी मरहले यानी 13वीं सदी से 16वीं सदी में इह्याए उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग़राफ़ियाई दरियाफ़्तों जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। हमने शुरुआत ही में आपसे कहा कि यूरोप में अहद वुस्ता का ज़माना 5वीं सदी से 15वीं सदी ईस्वी का है। 13वीं सदी यानी अहद वुस्ता का आखिरी मरहला। तो 13वीं सदी से 16वीं सदी में यूरोप की तारीख में इह्याए उलूम, क्या मतलब है इह्याए उलूम का? इह्या अक्सर ये लफ्ज़ ज़बर के साथ भी बोला और लिखा जाता है, मगर लुगत में आप देखें तो ये लफ्ज़ ज़ेर के साथ आपको मिलेगा। इह्या का मतलब है जिंदा करना, जान डालना, किसी चीज को दोबारा राइज करना। और इह्याए उलूम यानी नए उलूम का राइज होना। 13वीं सदी से 16वीं सदी ईस्वी में रिवायती उलूम, तोहम परस्ती और अंधी तकलीद पर तनकीद होने लगी। साइंसदानों ने क़ुव्वत मुशाहिदा और तजुर्बात की बुनियाद पर ऐसी बातों से पर्दा उठाया जो अब तक राज थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम इल्म फल्कियात कहते हैं वगैरह उलूम को फ़रोग़ हुआ। साथ ही साथ मजहबी इस्लाह की तहरीक शुरू हुई। नए नए ममालिक दरियाफ्त हुए, नए नए रास्ते दरियाफ्त हुए। तो इन तमाम वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इसी बिना पर इस दौर को निशातुस्सानिया का दौर कहते हैं। सबसे पहले हम निशातुस्सानिया के लफ्ज़ी मतलब को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि निशातुस्सानिया की इब्तिदा कहाँ से हुई और आखिर में हम इसकी नौइयत को समझने की कोशिश करेंगे। निशातुस्सानिया को अंग्रेज़ी में
रेनेसांस कहते हैं। ये एक फ्रेंच लफ्ज है जिसका मतलब है रीबर्थ। फ्रांसीसी में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है, Renaissance, Renaissance, रेनेसांस लफ्ज दरअसल एक इटालियन लफ्ज रेनेसिमेंटो से माखूज है। रेनेसिमेंटो दो अल्फाज से मिलकर बना है, री एंड नासियर। री मीन्स अगेन, नासियर मीन्स बी बॉर्न। तो उर्दू में रेनेसांस का मतलब तश्कीले नौ या जिंदगी नौ है। निशातुस्सानिया ये लफ्ज भी दो अल्फाज से मिलकर बना है। निशात यानी आगाज, सानिया यानी पल, लहजा। तो निशातुस्सानिया दरअसल नए दौर की शुरुआत, एक तगय्युर, किसी कौम या मुल्क का असर नौ तरक्की करना निशातुस्सानिया कहलाता है। तो निशातुस्सानिया का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए हैं। निशातुस्सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा, इन शोबों में यूनानी और रोमी रिवायात ने दोबारा जिंदगी पाई। इससे हमजहत तरक्की को तहरीक मिली और तारीख़ आलम में एक नए दौर का आगाज हुआ। निशातुस्सानिया की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? मुल्क इटली उन तमाम तब्दीलियों का अहम मरकज था। निशातुस्सानिया की शुरुआत हुई इटली के मशहूर शहर फ्लोरेंस से। इटली का ये मशहूर शहर फ्लोरेंस इटली के जहाजरानों ने एशिया और यूरोप के मुल्कों से तिजारत करना शुरू किया। इटली के अक्सर शहर इस तिजारत की वजह से तरक्की करके खुशहाल हो गए। इस तरह ताजिरों का एक तबका वजूद में आया। इस तबके ने फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की। निशातुस्सानिया के दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वगैरह के शोबों में यूनानी और रोमी रिवायात ने दोबारा जिंदगी पाई। 15वीं सदी के यूरोप पर मजहब की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। 13वीं सदी ईस्वी से जिंदगी के तमाम शोबों में तब्दीली के आसार जाहिर होने लगे। निशातुस्सानिया जिंदगी के तमाम शोबों को मुसद्द देने वाली हमगीर तहरीक थी। इसके असरात किसी एक शोबे पर नहीं बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर दिखाई देते हैं, जैसे फ़लसफ़ा, अदब, साइंस, फ़न तामीर, संग तराशी, मुसव्वरी, मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा पर निशातुस्सानिया के असरात हमें साफ दिखाई देते हैं। निशातुस्सानिया ने इन तमाम शोबों में नए नक्शो निगार उभारे। निशातुस्सानिया के दौर में
इंसान दोस्ती को फरोग हासिल हुआ। इंसान का दूसरे इंसानों के तई जाविया तब्दील हुआ। इंसान के बारे में ये नया यकीन पैदा हुआ कि उसके पास अच्छाई, बुराई और सही गलत का फैसला करने वाली अक्ल मौजूद है। इंसान अपनी जिंदगी का खुद मेमार है और जज्बात और ख्वाहिशात इंसानी फितरत का तकाजा है। लिहाजा उस दौर के फ़नून लतीफ़ा में हमें इंसानी जज्बात और ख्वाहिशात की अक्कासी साफ दिखाई देती है। इस तरह उस दौर में अब मजहब की बजाय इंसान तमाम अफकार व ख्यालात का मरकज़ व महवर बन गया। निशातुस्सानिया का सबसे अहम उसूल इंसानियत और इंसान दोस्ती था। निशातुस्सानिया की तहरीक ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया। निशातुस्सानिया की तहरीक की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में नए तर्ज ने फरोग पाया। और ये फ़र्क हमें साफ दिखाई देता है अहदे वुस्ता के फ़नून में और निशातुस्सानिया के दौर के फ़नून लतीफ़ा में। निशातुस्सानिया के अहद में फ़नून लतीफ़ा और अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी। हमें इल्म, साइंस और मुख्तलिफ फ़नून के शोबों में इसके असरात दिखाई देते हैं। आइए निशातुस्सानिया के दौर के फनकारों के कारनामों का जायजा लेते हैं। फन तामीर हो या फन मुसव्विरी, फनकारी के ये खूबसूरत नमूने निशातुस्सानिया के दौर की यादगार हैं। इनमें इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में झलकती है। संगतराशी हो या स्टेन्ड ग्लास वर्क। स्टेन ग्लास वर्क के मुतालिक कभी आपने सुना है या इस फन के नमूने आपने देखे हैं? शीशे के रंगीन टुकड़ों को जोड़कर खूबसूरत तस्वीर बनाई जाती है। अक्सर गिरजाघरों में ये काम दिखाई देता है। तो उस दौर में हर जगह इंसान और इंसानी जज्बात मरकजी हैसियत में दिखाई देते हैं। निशातुस्सानिया के दौर की तरक्की का तस्वुर लियोनार्डो डा विंची की मिसाल के जरिए किया जा सकता है। उसे निशातुस्सानिया के दौर की हश्त पहलू शख्सियत माना जाता है। हश्त पहलू शख्सियत यानी वो किसी एक फन में माहिर नहीं थे, बल्कि वो संगतराशी, फन तामीर, रियाजी, इंजीनियरिंग, मौसीकी, फल्कियात जैसे मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में माहिर थे। लेकिन उन्हें मुसव्विर की हैसियत से आलमी शोहरत हासिल हुई। उनकी मोनालिसा और द लास्ट सपर नामी पेंटिंग लाफानी हैं।
लियोनार्डो डाविंची की मशहूर ज़माना पेंटिंग मोनालिसा निशात सानिया के दौर की मास्टरपीस एक शाहकार है। अपनी मुस्कुराहट के लिए मशहूर मोनालिसा के मुतालिक कहा जाता है कि इट इज़ द बेस्ट नोन, most visited, the most written about, the most sung about work of art in the world. मोनालिसा के मुतालिक सुनकर यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा कि लियोनार्डो डाविंची के इस शाहकार को देखें। इसके लिए हमें पेरिस जाना होगा। पेरिस के लॉर म्यूजियम में मोनालिसा को देखने के लिए शायकीन की भीड़ लगी होती है। एक मालूमात के मुताबिक सन 2017 में तकरीबन 8.1 मिलियन विजिटर्स ने लॉर म्यूजियम की सैर की। मोनालिसा के अलावा डाविंची की दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर भी काफी मशहूर है। उस दौर के मुजस्समा साजों में एक इटालियन मुजस्समा साज और मुसव्विर माइकल एंजेलो का नाम काफ़ी मशहूर है। माइकल एंजेलो ने उस दौर में फ़न और फ़नकारों को देखने के समाज के नज़रिए को बदला। माइकल एंजेलो की मुजस्समा साजी के नमूने टोम्ब ऑफ पोप जूलियस II में दिखाई देते हैं, जो सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी का नाम सुना है आपने? ये हेडक्वार्टर है रोमन कैथोलिक चर्च का। पता है निशात सानिया के दौर की एक और ख़ास बात क्या थी? निशात सानिया के दौर में ऐसा अदब तख्लीक होने लगा जिसे अवाम समझ सकें। उस दौर के अदीबों में विलियम शेक्सपियर का नाम आपने यकीनन सुना होगा। उस दौर की एक बहुत अच्छी और अहम बात ये हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इल्म अदब की रसाई होने लगी और ये मुमकिन हुआ छपाई की मशीन की ईजाद से। तकरीबन 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहानस गिटनबर्ग ने छपाई की मशीन ईजाद की। छापा खाने की ईजाद की वजह से समाज में हर फर्द तक नए अफकार, नए तस्वुरात और उलूम पहुंचने लगे। गिटनबर्ग की छपाई की मशीन उस दौर की एक अहम ईजाद है। हमने अभी तफसील से निशात सानिया के दौर की एक अहम ईजाद यानी छपाई की मशीन के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल की। गिटनबर्ग के छापाखाने के ईजाद होने की वजह से समाज में हर फर्द तक नए अफकार, नए तस्वुरात और उलूम का पहुंचना मुमकिन हो गया। फ़नून लतीफ़ा की तरह साइंस के शोबे में भी निशात सानिया के असरात ज़ाहिर हुए। साइंसदां क़ुव्वत मुशाहिदा और तजुर्बात की बुनियाद पर कुदरत के गहरे राजों पर से पर्दे उठाने लगे। इनमें कोपरनिकस, और गैलीलियो के नाम अहम हैं। उस दौर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात वगैरह उलूम को फ़रोग़ हासिल हुआ। निशात सानिया के दौर में रिवायती उलूम, तोहम परस्ती
اندھی عقیدت اور پرانے رسم و رواج وغیرہ پر تنقید ہونے لگی۔ نشاط الثانیہ کے دور کو نئے علوم کی صبح کا دور کہا جا سکتا ہے۔ تو جو کچھ معلومات آج ہم نے حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نشاط الثانیہ کا دور۔ یورپ کی تاریخ میں 13ویں صدی سے 16ویں صدی کا دور نشاط الثانیہ کا دور کہلاتا ہے۔ نشاط الثانیہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رینیسانس، اور اردو میں اس کے معنی ہے تشکیل نو یا زندگی نو۔ ابتدا ہوئی نشاط الثانیہ کی اٹلی میں فلورنس نامی شہر سے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ یورپ کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں ادب اور فنون لطیفہ کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ تو یہ تھا نشاط الثانیہ کا دور۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز و محور بن گیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے بعد تو آج ہم نے یورپ میں وقوع پذیر ہونے والے چند واقعات اور اہم تبدیلیوں کا جائزہ لیا، جن کا جدید بھارت کی تشکیل میں اہم حصہ ہے۔ And now it's activity time۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حوالہ جاتی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے نشاط الثانیہ کے دور کے مشہور مصوروں، ادیبوں، سائنسدانوں کے کارناموں کے بارے میں معلومات اور تصاویر حاصل کر کے جماعت میں پیش کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ معلومات حاصل کر لیں تو ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ Is it okay? Very good۔ تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سارے ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتے رہیں، اس لیے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔